नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल कुमार एक बार पुनः आप सभी का डीपी शर्मा जी के इस लोकप्रिय चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हिंदी भाषा का जो व्याकरण का अपन जो बिंदु पढ़ रहे थे वर्णमाला में, तो वर्णमाला में अपने दो बिंदुओं की अपन ने कल चर्चा की थी, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला में अपन ने दो बिंदुओं की चर्चा की थी, एक तो पहला था स्वर और दूसरा किया था अपन ने व्यंजन। अब अपन ने ये देखा था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या को लेकर जो अपन ने सवाल कल पहले वाले जो वीडियो है उसमें अपन ने चर्चा की थी कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कहाँ कितनी मानी है, कहाँ कितनी मानी है, कौन से सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने कल चर्चा की थी वर्णों की संख्या को लेकर वर्णमाला में। इसके बाद आज अपन चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन में अंतर की बात। स्वर कितने होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, इन तमाम पहलुओं पे अपन आज चर्चा करें। तो सबसे पहली बात तो स्वर और व्यंजन होता क्या है। तो देखो, इनकी परिभाषा बहुत सामान्यतः यदि अपन थोड़ा धैर्य पूर्वक इनको समझने का प्रयास करें तो स्वर और व्यंजन क्या होता है। देखो, परिभाषा बहुत सामान्य बनती है इनकी। जैसे मान लो ये क वर्ण है, यदि अपन क वर्ण के टुकड़े करते हैं तो क प्लस क्या बनता है, आपका ए बनता है। अब यहां अपने को क्या करना है, इसकी परिभाषा बनाने के लिए स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो देखिए, इस ए के उच्चारण में, ए क्या आपका स्वर है, इस ए के उच्चारण में कभी भी अपने को इस क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अपने को इस क के उच्चारण में इस ए की आवश्यकता अधिकांश रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाए तो वो तो किसका काम करेगा, आपका स्वर का काम करेगा। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए तो वो किसका काम करेगा, आपका व्यंजन का काम करेगा। तो सामान्यतः इनकी परिभाषा बहुत सरल है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाए वो होगा आपका स्वर, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए वो आपका क्या होगा, व्यंजन होगा। और भी अपन अंतर कर सकते हैं, जब इनमें अपन सहायता नहीं ले रहे हैं स्वरों में व्यंजनों की, तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि हो गई। कौन सी ध्वनि हो गई, ये स्वतंत्र ध्वनि हो गई। तो अपन ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में यदि अपन ये कहें कि स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली ध्वनि आपकी क्या कहलाएगी, स्वर। और बाधा सहित उच्चरित होने वाली ध्वनि क्या कहलाएगी, आपकी व्यंजन। बाधा का मतलब यह है, क्योंकि बाधा कब आएगी, जब दूसरे वर्ण का क्या लेंगे, अपन सहारा लेंगे, तो अपने आप ही क्या आ जाएगी इसमें, बाधा। तो अतः अपने ये कह सकते हैं बाधा सहित उच्चरित होने वाली ध्वनि तो व्यंजन होगा, और निर्बाध रूप या स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली ध्वनि क्या कहलाएगा, आपका स्वर कहलाएगा। अब बात करेंगे अपन अपने वर्णमाला में स्वर कितने हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, इन सभी बातों का अपन क्या करेंगे, अंतर करेंगे और इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि अपन ने एक बार कल भी इस बारे में चर्चा करी थी कि जैसे अपन कहे मान लो स्वर है। अब हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं हिंदी में अपने, और वो कौन कौन से स्वर होते हैं इनकी चर्चा हालांकि अपन कल कर चुके हैं, परंतु एक बार और देख लेते हैं अपन। तो इन 11 स्वरों का जो क्रम रहेगा वो भी आपका ये रहेगा, ए आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। तो देखो, सबसे पहला सवाल तो अपना ये है कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। अब हिंदी में जो स्वरों की संख्या होगी 11 होगी। यदि मान लो और अन्य सवालों की भी चर्चा करता अपने से परीक्षक, तो अपने ये कह सकते हैं, पहला सवाल तो आपका सामान्यतः आएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या होगी वो 11 होगी। यदि इसी सवाल को ऐसे परिवर्तित करके पूछा जाता है, जैसे मान लो अपने से ये पूछे कि मानक लिपि में स्वरों की संख्या होगी, मानक लिपि में स्वरों की संख्या होगी,
अगर मानक लिपि में आपसे स्वरों की संख्या पूछे तो अपन बताएंगे 10। अब मानक लिपि में स्वरों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 10। अब समस्या ये हो रही है कि कौन से स्वर को यहां से हटा दिया गया है। तो बहुत सीधी सी बात है, री को हटा दिया गया है, री स्वर को छोड़कर। अपन ये कह सकते हैं कौन से स्वर को हटा दिया गया? री को छोड़कर, री को छोड़कर। अब री को क्यों उठाया गया, ये भी सबसे बड़ी बात है भाई। री स्वर को ही क्यों उठाया, बाकी को क्यों नहीं उठाया? तो इसलिए हटाया गया है कि री मूलतः संस्कृत की ध्वनि है। री मूलतः किसकी ध्वनि है? आपकी संस्कृत की ध्वनि है। इसलिए री को हिंदी का स्वर नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हिंदी में जो स्वर ग्रहण किए गए वो संस्कृत से न होकर अपभ्रंश भाषा से ग्रहण किए गए हैं। तो अपभ्रंश भाषा से ग्रहण किए गए स्वरों की संख्या भी यदि पूछ ले तो वो भी अपन बताएंगे 10। तो अतः अपन कह सकते हैं मानक लिपि की चर्चा करें या फिर अपभ्रंश भाषा से ग्रहण किए गए स्वरों की बात करता है तो अपन बताएंगे उनको 10 बताएंगे। अब 10 में री को हटा दिया गया 11 में से। सबसे बड़ी बात है कि री को स्वर नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि ये मूलतः संस्कृत की ध्वनि है। अब समस्या कभी कभार और भी ज्यादा गहराई में यदि अपन चर्चा करते हैं तो ये भी पूछ लेता है परीक्षक अपने से कि री को स्वर न मानने वाले विद्वान। तो री को स्वर नहीं माना है वो कौन से विद्वान है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर माना ही नहीं है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना यह है कि ये ऐसे कहते हैं कि ये मूलतः संस्कृत की ध्वनि है और ये अपने हिंदी में स्वर वैसे होता ही नहीं है। और इन्होंने स्वर न मानने के पीछे भी एक छोटा सा कारण है कि इनका कहना यह है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का कि ये हिंदी में री नाम का स्वर होता ही नहीं है, बल्कि बाकी जो शेष स्वर आपके 10 इनमें केवल और केवल स्वरों का समावेश होता है और री होता है वो संस्कृत की ध्वनि तो है परंतु साथ में इसमें व्यंजन प्लस स्वर का भी समावेश किया गया है। जिसे मान लो अपन इसके टुकड़े करते हैं तो इनके अनुसार रे प्लस ई के योग से किसकी रचना हुई है? री की। तो इन विद्वान के अनुसार, यानी इन्होंने ऐसा कहा है कि री का जो वर्गीकरण है व्यंजन प्लस स्वर से हुआ है, बाकी शेष जो 10 स्वर है उनमें केवल और केवल स्वरों का समावेश हुआ है। स्वरों के आधार पे उनकी गणना होती है। अतः अपन मानक लिपि में स्वरों की संख्या मानेंगे 10। और री को क्यों उठाया गया? क्योंकि री मूलतः संस्कृत की ध्वनि मानी जाती है। दूसरी बात, री को स्वर नहीं मानने विद्वान का नाम पूछे तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम अवगत कराया जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे की। यदि अपन आगे चर्चा करें तो आगे भी और भी बात है। अगला सवाल जो पूछेगा अपने से स्वरों में, वो अगला सवाल ये पूछेगा परीक्षक अपने से कि स्वरों में मात्राओं की संख्या, स्वरों में मात्राओं की संख्या, स्वरों में मात्राओं की संख्या। अगर स्वरों में मात्राओं की संख्या पूछता है तो अपन बताएंगे 10। स्वरों में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 10 होती है। अब समस्या ये होती है स्वर तो 11 होते हैं, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो यहां अपन क्या बताएंगे? ए को छोड़कर, ए को छोड़कर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ए स्वर की कोई मात्रा होती ही नहीं है। परंतु कभी कभार हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि ए की तो मात्रा अपन लिखते हैं जैसे कई बार, परंतु जब अपन बाल्यकाल में बचपन में छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे उस समय हमारे शिक्षक और शिक्षिका अपने को ये कहते थे कि बेटा आप वो लिखो बिना मात्रा वाले वर्ण लिखो। तो अपन बचपन में लिखते थे क्या? रतन घर चल लिखा करते, नहीं लिखा करते थे? बिल्कुल लिखा करते थे अपन। तो ये रतन में कोई मात्रा प्रयुक्त नहीं हो रही है। तो ऐसे वर्ण है, इस रतन में तीनों वर्णों में ए का क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है। तो अतः अपन ये कह सकते हैं कि ए स्वर की कोई मात्रा होती ही नहीं है। तो स्वरों में मात्राओं की संख्या का सवाल पूछे तो कितने बताएंगे अपन? 10। किसको हटा दिया गया? री को ए को छोड़कर। ए की कोई मात्रा होती ही नहीं है। अब बात करेंगे अपन इन स्वरों का वर्गीकरण,
यानी स्वरों के भेद पूछ ले, उनकी चर्चा करेंगे अपन। तो स्वरों के जो भेद की बात करते हैं अपन, तो स्वर को मूल रूप से, तो देखिए जो स्वर का भेद है अपने, स्वर के भेद, स्वर के भेदों को दो आधार पे बांट सकते हैं अपन देखा जाए तो। यदि अपने से ऐसे पूछे सामान्यतः, तो देखो इसको समझने का बहुत सरल और सीधा तरीका है। स्वर ज्यादा जटिल नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो सवाल कहीं से पूछा जाए आराम से आप निसंकोच होकर धैर्य पूर्वक क्या दे सकते हैं, अपन उसका जवाब दे सकते हैं। यदि स्वर के मूल या मुख्य भेद पूछते हैं अपने से, स्वर के मूल या मुख्य भेद पूछे तो अपन इनकी संख्या बताएंगे 2। स्वर के मूल या मुख्य भेद पूछे जाए तो अपन बताएंगे 2 बताएंगे, और वो भी कौन कौन से? एक तो होता है आपका लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। तो इनमें लघु स्वर और दीर्घ स्वर वो कौन कौन से, अभी अपन इनकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लघु स्वरों की संख्या पूछे 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो 7। अब सवाल अपने मन में आ रहा है कि वो कौन कौन से होंगे। बिल्कुल, यहां अपन इनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। और दूसरा जो इसको कभी कभार समय अवधि के आधार पे, समय अवधि के आधार पर, समय अवधि के आधार पे या इनके उच्चारण में समय लगने के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इनको? 3 भागों में। सबसे पहला आता है आपका लघु स्वर। लघु स्वर का एक और नाम रखा गया है रीस्व स्वर, इसको बोलते हैं अपन रीस्व, परंतु कई बार विद्यार्थी इनका उच्चारण भी क्या करते हैं, गलत। कैसे करते हैं वो, इनको हस्व पढ़ लेते हैं, बल्कि हस्व नहीं, बल्कि क्या है ये रीस्व। इसका एक और नाम होता है रूढ़ स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रूढ़ स्वर। इनको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक और नाम दिया गया है अखंडित स्वर, यानी अखंडित स्वर भी कह सकते हैं। तो इनकी संख्या पूछ ले अपने से। लघु स्वर की संख्या होती है आपकी 4 होती है, ए, ई, उ और री। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने से समय अवधि के आधार पर इनको कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। पहला आपका है लघु स्वर, रीस्व स्वर, रूढ़ स्वर, मूल स्वर और अखंडित स्वर। इसके उपनाम है सारे। लघु जिनका आकार सबसे क्या हो, छोटा हो, जिनके उच्चारण में कम ध्वनि लगानी पड़े, जिनका रूप परंपराओं के आधार पे हो। मूल जिनकी आकृति जैसी है वैसी रहे, और अखंडित का मतलब जिनके और अधिक खंड नहीं कर सकते हैं। वो ध्वनियां कितनी होगी आपकी? 4 होगी। और दूसरा जो वर्गीकरण किया है वो लघु का दूसरा नाम रखा गया गुरु स्वर, और एक नाम इसका है दीर्घ स्वर, और तीसरा नाम जो इसका रखा गया है वो है खंडित स्वर। और यदि अपने से इनकी संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या होती है बंधुओं 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या होती है आपकी 7 होती है। तो देखो दूसरा जो वर्गीकरण आया आपका कहीं के आधार पे आया आपका गुरु, दीर्घ और खंडी स्वर के नाम से जाना गया है। तो अपन ये कह सकते, हाँ तो बंधुओं हम इस प्रकार से पढ़ रहे थे कि अपन ने पढ़ रहे स्वर के भेद, और स्वर के भेद में इनको 2 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका मूल या मुख्य स्वर की बात करेंगे तो 2 होंगे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर की यदि अपन बात करेंगे इनकी संख्या की तो कितने होंगे आपके? 4 होंगे। और दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो अपन 7 पढ़ेंगे। अब इनको समय अवधि के आधार पे भी दूसरे आधार पे बांटा गया है, जैसे लघु स्वर है, गुरु स्वर है। अब देखो लघु स्वर के कई उपनाम भी यहाँ पर अपने अधोलिखित अधोलिखित है। जैसे अपन के लघु स्वर को रीस्व स्वर कह सकते हैं, रूढ़ स्वर कह सकते हैं, मूल स्वर कह सकते हैं, अखंडी स्वर कह सकते हैं, जिनके और अधिक खंड अपन नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा जो आया है आपका दीर्घ या गुरु स्वर या खंडी स्वर है,
तो गुरु, दीर्घ और खंडित स्वर, खंडित का मतलब इनके अपन खंड कर सकते हैं, इनके टुकड़े कर सकते हैं। गुरु स्वर और दीर्घ स्वर का मतलब यहाँ पर यह है कि समय अवधि के आधार पे कि जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, लघु स्वर से कितना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, तो वो आपका गुरु या दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाएगा। अब यदि अपन बात करें कैसे लगता समय, तो अपन कह सकते हैं जैसे अपन बोलेंगे ए, और जैसे अपन बोलेंगे आ, अपन बोलेंगे जैसे ए, अपन बोलेंगे जैसे आ, तो आ में ज्यादा समय लग रहा है और ए में समय कम लग रहा है। अब फिर क्या हुआ, इनको अपन और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जो 7 स्वर आपके दीर्घ स्वर, इनको फिर 2 चरणों में बांटा गया है। जैसे अपन कहें 3 स्वर को एक नाम देंगे और 4 स्वर को एक नाम देंगे। इन 3 जो स्वर आए, एक का नाम रखा गया यहाँ पर सजातीय स्वर। किस नाम से जानेंगे इनको? सजातीय स्वर है। अब सजातीय स्वरों की यदि अपन संख्या की बात करें तो ये होंगे आपके 3 होंगे, आ, ई और उ होंगे। और उसी प्रकार दूसरा होता आपका विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर की संख्या होगी आपकी 4 होगी। विजातीय स्वर का एक और नाम विसर्प भी बोलते हैं इनको। इनको किस नाम से जानते हैं? विसर्प के नाम से जानते हैं। साथ में इनको संयुक्त स्वर भी होते हैं। साथ में इनको क्या कह सकते हैं अपन? संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। और इनकी संख्या होगी आपकी 4 होगी, ए, आई, ओ, औ। अब समस्या यह है कि ये 3 है और ये 4 है, इनका नाम सजातीय क्यों पड़ा, इनका नाम विजातीय क्यों पड़ा? तो ये अपन जान लेते हैं एक बारी। सजातीय का मतलब होता है समान जाति के स्वरों का मेल, और विजातीय का मतलब होता है असमान जाति के स्वरों का मेल। जैसे अपन बात करें, मान लो ये आ है, तो इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, ए प्लस ए। तो ये दोनों क्या हुए आपके? समान जाति के स्वर हो गए। और यहां अपन बात करें जैसे ए के टुकड़े करते हैं, तो ए प्लस क्या होगा आपका? ई होगा। तो अपन ये कह सकते हैं असमान जाति के स्वरों का मेल। तो असमान जाति के स्वरों का मेल होगा विजातीय, और समान जाति के स्वरों का मेल होगा आपका सजातीय। अब समस्या यह है कि ये जो नए नाम आए हैं, आजकल इनकी ज्यादा चर्चा होती है परीक्षा में, जिसे विसर्प कहा गया, यानी असमान मेल विसर्प कहलाता है। एक होता है संयुक्त व्यंजन, जो भी 4 होते हैं, और संयुक्त स्वर पूछ ले, ये भी क्या होते हैं? 4। अब संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर आज तक अपन ने सुने नहीं कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 और व्यंजनों की संख्या भी 4। अब वहां पर भी क्या होता है? व्यंजनों का मेल होता है, यहां पर स्वरों का मेल होता है। तो अपन ये कह सकते हैं वहां अलग अलग होता है, यहां पर भी अलग अलग होता है। तो इनको संयुक्त स्वरों की संख्या पूछे तो भी कितनी बताएंगे अपन? 4। इसके बाद में समय अवधि के आधार पे अपन ने 2 वर्गीकृत हो चुके हैं। तीसरा जो भाग आया आपके सामने वो आया प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर आपका संस्कृत में चलता है, अपने हिंदी में नहीं चलता है। जैसे अपन ओम बोलते हैं, इसको कई बार नाम सुना होगा। अब देखो, प्लुत स्वर मूलतः वैसे संस्कृत का स्वर, अपने हिंदी का स्वर है ही नहीं है। अब समस्या यह है कि समय अवधि के आधार पे ये तीसरे चरण में क्यों रखा गया? क्योंकि लघु स्वर से इसके उच्चारण में समय लगेगा तिगुना, यहां पर लगा दुगुना और यहां पर लगेगा आपका तिगुना समय। अब उच्चारण करके भी अपन देख सकते हैं, जैसे अपन ए बोलते हैं तो ए, और आ को बोलेंगे आ, और प्लुत स्वर को बोलेंगे अपन ओम, तो ज्यादा समय लगता है। तो अपन ये कह सकते हैं ये समय अवधि के आधार पे, यानी समय उच्चारण में कितना समय लगेगा। लघु स्वर में कम समय लगेगा, गुरु स्वर में दुगुना समय लगेगा लघु स्वर से, और लघु स्वर से तिगुना समय की जहां बात करें वो कौन सा होगा? आपका ओम स्वर होगा। इसको प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। अब समस्या ये होती है कि प्लुत स्वर को मुख्य वेद में या मूल वेद में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये मूलतः संस्कृत का स्वर होता है, इसी वजह से इसको मुख्य या मूल स्वर में नहीं रखा गया है। अपने हिंदी में स्वर मूल रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। और समय अवधि के आधार पर पूछे तो अपन बताएंगे 3 बताएंगे। तो ये हुई आपकी स्वरों की सामान्य जानकारी। इससे पूर्व अपन ने जो तमाम अध्ययन किया है वो भी एक बार अपन में रिपीट कर देता हूं आपके सामने। स्वरों की संख्या पूछे हिंदी में 11 बताना है,
मानक लिपि में या अपभ्रंश से ग्रहण किए गए स्वरों की संख्या आपको 10 बतानी है। स्वरों में मात्राओं की संख्या की बात करें तो अपन बताएंगे 10 बताएंगे। और ये जो स्वर के भेद की बात करें, मुख्य या मूल बताने 2 और समयावधि के आधार बताने आपको 3 बताने हैं। अब इसके बाद में अपन देखो स्वरों की एक और छोटी सी बात रह गई है, वो भी इसी के साथ अपन क्या कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं उसको। कभी कभार उनके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखिए वो क्या बात है। जैसे 3 स्वर और अपने छोटे छोटे, एक तो अनुस्वार है जो स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, व्यंजन की श्रेणी में इनको रखा नहीं जाता है। एक होता आपका चंद्रबिंदु और एक होता आपका विसर्ग। अब देखो इनको नाम आधार पर, यानी सबसे पहले इसको अपन क्या नाम देंगे, अनुस्वार, और इसको क्या नाम देंगे अपन, चंद्रबिंदु, और इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, विसर्ग नाम दे दिया। अब ये तो अपन सभी जानते हैं वर्तमान में कि इसको अपन अनुस्वार कहते हैं, इसको अपन चंद्रबिंदु कहते हैं, इसको अपन विसर्ग कहते हैं। अब देखो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो हमेशा नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण की यदि अपन बात करेंगे तो कहां से होगा, नाक से। और चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक प्लस मुख से होगा। नाक प्लस कहां से करेंगे, इसका उच्चारण अपन मुख से करेंगे। और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो हमेशा कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण हमेशा कहां से होगा, आपका कंठ से। तो देखिए अनुस्वार का उच्चारण नाक से करेंगे, चंद्रबिंदु का उच्चारण अपन नाक प्लस मुख से करेंगे, और विसर्ग का उच्चारण करेंगे अपन कंठ से करेंगे। अब इसका नाक से उच्चारण होने की वजह से इसका एक और नाम होता है नासिका ध्वनि। किस नाम से जानेंगे इसको अपन, नासिका ध्वनि के नाम से भी जान सकते हैं। और इसका नाक प्लस मुख से उच्चारण होने की वजह से इसका नाम पड़ता है अनुनासिका ध्वनि। किस नाम से जानेंगे, अनुनासिका ध्वनि। और इसका उच्चारण कंठ से उच्चारण होने की वजह से इसको कहते हैं कंठे। किस नाम से जानेंगे बंधुओं, अपन इसको कंठे ध्वनि भी कह सकते हैं। तो इसके और नाम निकल के आ गए अपने सामने। अनुस्वार का उच्चारण नाक से हुआ, इस वजह से इसको कहा गया नासिका। और चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक प्लस मुख से हुआ, इसलिए क्या कहा इसको, अनुनासिका। और विसर्ग का उच्चारण कंठ से हुआ तो क्या कहा गया, इसको कंठे कहा गया। अब इनके बाद में इन तीनों ध्वनियों को एक और नाम दे दिया गया। इन तीनों ध्वनियों का एक नाम पड़ा अयोगवाह है। इन तीनों ध्वनियों का एक नाम पड़ा आपका अयोगवाह है। अब समस्या ये होती है कि इनका नाम अयोगवाह है, क्यों रखा गया, अयोगवाह नाम है तो क्यों है, ये अपन एक बार जान लेते हैं। देखो परिभाषा बनाना ज्यादा जटिल नहीं है। अयोगवाह, इसको यदि अपन यहां से समझे एक बार इसको ढंग से, अयोग क्या कहेंगे अपन इसको, अयोगवाह है। यानी अ को अलग करें, योग को अलग करें और वहा को अलग करते हैं तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। देखिए अयोगवाह है, यानी इन तीनों ध्वनियों में यो ए का क्या हो रखा है, योग हो रखा है। यानी ए स्वर का इन तीनों ध्वनियों में क्या हो रखा है, योग हो रखा है। इसलिए क्या नाम पड़ा इनका अयोगवाह। कैसे हो रखा है, जिससे मान लो अपन अनुस्वार में से बिंदी को हटा देते हैं तो बचा क्या अपने पास, ए स्वर बचा। उसी प्रकार अपन यहां से चंद्रबिंदु को हटाएंगे तो अपने आप ए बचेगा, और विसर्ग को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका ए स्वर बचेगा। इसीलिए इन तीनों ध्वनियों का नाम पड़ा अयोगवाह। अब समस्या ये होती है कि अयोगवाह नाम किस व्यक्ति ने दिया, किस विद्वान ने अयोगवाह नाम रखा। तो अयोगवाह नाम इन तीनों ध्वनियों का जिन्होंने रखा है उनका नाम है डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। ये डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने इन तीनों ध्वनियों का नाम क्या दिया, अयोगवाह है। यानी इन तीनों ध्वनियों को डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने किस नाम से संबोधित किया, अयोगवाह के नाम से। एक बार अपन इन तीनों में जो सवाल पूछे जाते हैं वो अपन जान लेते हैं। अनुस्वार को नाक से उच्चारित करेंगे और नासिका ध्वनि के नाम से। चंद्रबिंदु को नाक प्लस मुख से करेंगे, इसलिए नाम दिया अनुनासिका। और विसर्ग का उच्चारण कंठ से हुआ, इसलिए क्या नाम दिया इनका, कंठे। इन तीनों ध्वनियों को एक नाम से संबोधन करने वाले विद्वान डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी। कौन सा नाम दिया, अयोगवाह के नाम से जाना जा सकता है। तो इसी के साथ बंधु अपन आगे के
और भी जो वीडियो जाएंगे उनमें अपन आगे इसी तरह निश्चित है एक एक पहलू पे अपन चर्चा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन कोशिश करें तो अपने समझ में नहीं आए, आराम से धैर्य पूर्वक अपने समझ में आएंगे। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है क्योंकि रास्ता में खुद बनाना है। इसी के साथ में आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।